नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो जवाब तो चाहिए। और आज जवाब तो चाहिए में बात होगी, आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं और समझ ही गए होंगे कि किस चीज की बात होने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा, यह नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुग्राम में लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनियों के खिलाफ पहली बार चार्जशीट दाखिल कर ली है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक्स पर बड़ा बयान देकर इस मुद्दे को और गर्मा दिया। राहुल ने साफ कहा, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजाजी को परेशान कर रही है। यह चार्जशीट उसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, या फिर यह पूरा मामला वाकई उस जमीन घोटाले की सच्चाई है जिसके बारे में वर्षों से सवाल जो है वो उठ रहे हैं। आपको जरा याद दिलाते हैं कि किस तरह से यह वही गुरुग्राम लैंड जिहाद की केस है, डील है, जिसमें 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 7.5 करोड़ में जमीन खरीदी और कुछ ही सालों के अंदर इसे डीएलएफ कंपनी को 58 करोड़ में बेच दिया। तब आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। आज लगभग 17 सालों के बाद ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा मान रही है। आज जवाब तो चाहिए में हमारा सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या राहुल गांधी का यह ट्वीट सच्चाई को ढकने की कोशिश है? क्या वाकई वाड्रा पर लगे आरोप राजनीतिक बदले के हैं, या वो ये सच्चाई, ये सच है जिसे कांग्रेस अब तक नहीं बच कांग्रेस इससे सकी है? और क्या राहुल गांधी इस केस को अपने परिवार का निजी मामला बताकर भ्रष्टाचार के आरोप पर ध्यान से हटाने की कोशिश, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। रॉबर्ट वाड्रा निर्दोष है या घोटालेबाज, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस पर सियासत जो हो रही है उस पर भी आज बात करेंगे। और आखिर क्यों प्रियंका गांधी इस पूरे मसले पर, मामले पर चुप हैं? अगर निर्दोष हैं तो आए सामने और बात रखें। क्या ईडी का कदम कानून की जीत है या राहुल गांधी का यह आरोप सही है? आज इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को देंगे विस्तार। हरियाणा की शोखापुर लैंड डील में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा शिकंजा कसा है। 17 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों पर पहली बार आपराधिक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के तुरंत बाद राहुल गांधी बचाव में कूद पड़े और सोशल मीडिया पर लिख डाला, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजाजी को राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान कर रही है। लेकिन सवाल है, राहुल जी, अगर आपके जीजा निर्दोष हैं तो क्या ईडी, हरियाणा पुलिस और कई जांच एजेंसियां पिछले 10 साल से महज मनगढ़ंत कहानी लिख रही हैं? ईडी की जांच बताती है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 में गुरुग्राम की 3.53 एकड़ जमीन मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। कुछ ही महीनों में भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी का लाइसेंस जारी कर दिया। इस फैसले से जमीन की कीमत 700% तक बढ़ गई और 2012 में वाड्रा की कंपनी ने इसे डीएलएफ को लगभग 58 करोड़ रुपए में बेच डाला। राहुल जी, क्या ये जादुई मुनाफा बिना सत्ता के रसूख के संभव था? तत्कालीन आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस डील को भ्रष्टाचार करार दिया और म्यूटेशन को रद्द कर दिया। खेमका ने साफ कहा था कि नियमों को तोड़कर वाड्रा को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन खेमका को इसका खामियाजा तबादले के रूप में भुगतना पड़ा। क्या यह कांग्रेस सरकार द्वारा सच्चाई दबाने की कोशिश नहीं थी? 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा और डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कई धाराओं में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ईडी की जांच में सामने आया कि जमीन की खरीद और उसका भुगतान चेक के जरिए दिखाया गया, लेकिन चेक कभी जमा ही नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा, क्या यह फर्जीवाड़ा नहीं था? चार्जशीट में वाड्रा के साथ उनकी कंपनियों सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज का नाम भी है। ईडी पहले ही वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है, जिनकी कीमत करीब 37.64 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे जीजा को बदनाम किया जा रहा है।
राहुल गांधी से सवाल है कि क्या बदनामी का ठीकरा हमेशा सरकार पर फोड़ने से आप अपने जीजा को कारोबार की पारदर्शिता साबित कर सकेंगे? अगर वाड्रा साफ हैं, तो फिर जांच एजेंसियों के सामने सबूत क्यों नहीं रखते? प्रियंका गांधी पर भी सवाल है। प्रियंका, क्या आप अपने पति के विवादित सौदों पर देश के सामने खुलकर बोलने को तैयार हैं, या कांग्रेस हमेशा गांधी परिवार की छवि बचाने में ही व्यस्त रहेगी? याद दिला दें कि वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन देने में भी नियम तोड़े गए। ईडी को शक है कि इस फैसले से डीएलएफ को 5000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। राहुल जी, क्या ये फायदा भी किसी डील का हिस्सा था? तो क्या वाड्रा और गांधी परिवार कानून से ऊपर है? क्या राहुल गांधी की जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी के पति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ राजनीतिक साजिश हैं, या सच में कोई काला खेल हुआ है? देश आज जानना चाहता है। जब चार्जशीट में साफ साफ नाम और आंकड़े दर्ज हैं, तो राहुल और प्रियंका कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे? ये सिर्फ एक लैंड डील का मामला नहीं, बल्कि ये सवाल है कि क्या सत्ता का दुरुपयोग कर अरबों का मुनाफा कमाना कांग्रेस की राजनीति का मॉडल बन रहा है? कोर्ट में अब ये केस चलेगा, लेकिन जनता पूछ रही है, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अगर आप सही हैं तो कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राहुल गांधी ने कहा कि उनके जिया जी को ईडी परेशान कर रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि आप लोग उनके जिया जी को परेशान कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी इस देश को परेशान कर रहा है। जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जब जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर बार बार संशय पैदा करना किसी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देता है। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो रॉबर्ट वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार को हाउंड कर रही है, मतलब परेशान कर रही है पिछले 10 वर्षों से। क्या परेशान किया? आरोप इतने गंभीर हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए थे, लेकिन आप 58 करोड़ की लैंड डील कर रहे हैं। जब इतने संगीन, इतने बड़े आरोप हैं, तो राहुल गांधी को डिफेंड नहीं करना चाहिए था। और राहुल गांधी जब अपने ब्रदर इन लॉ को डिफेंड कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी की जानकारी में ये काले कारनामे कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा? ये सवाल तो उठेगा। अब क्या राहुल गांधी के को ही प्रेरणा मान के कर रहे थे ये सब? राहुल गांधी पर इसी प्रकार के आरोप थे नेशनल हेराल्ड केस में, जहां मात्र 50 लाख की एवज में उन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी। ये आरोप थे उन पर। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जीजा और साले में जो है, जीजा साला हुआ क्या हुआ, ये ब्रदर इन लॉ दोनों, जो इनके ब्रदर इन लॉ में जीजा साले में कहीं ना कहीं साठगांठ है। कहीं ना कहीं जो है इनको पता था क्या हो रहा था एक दूसरे के जीवन में। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जांच प्रक्रिया में कोऑपरेशन करनी चाहिए। तो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन लगातार ईडी पर सवाल उठा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और चलिए सीधा चर्चा को विस्तार देंगे। आलोक वत्स साहब मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्वनाथ मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनीत जिंदल साहब जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष पांडे जुड़ने वाले थे, लेकिन मुझे बताया कि नहीं जुड़ रहे हैं। चलिए, जो भी पार्टी जल्दी से प्रवक्ता देगी उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार देंगे। लेकिन विश्वनाथ मिश्रा दादा, चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं। ये जो केस चल रहा है, ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज तड़का लगा दिया है राहुल गांधी ने, और वो कह रहे हैं कि भाई परेशान किया जा रहा है, और ऐसा परेशान कि 10 साल हो गए, सालों, 1 दशक बीत गया है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ये ट्वीट और इस तरफ जो अभी चार्जशीट दाखिल की गई है, कैसे देख रहे हैं आप विश्वनाथ जी? जी धन्यवाद। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है। इस बात के लिए राहुल जी को समझना चाहिए कि विषय मनी लॉन्ड्रिंग का है जी। क्या हम आप 1 लाख रुपए लेकर के और 58 करोड़ की डील कर सकते हैं? क्या हम आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि एक बड़ी, तो कहीं किसी गांव में जमीन ले, अचानक 2.5 करोड़ की जमीन 1 लाख रुपए रख के जमीन का एक एग्रीमेंट करे, और उसके बाद उस पर बाकायदा एक परमिशन मिल जाए कॉलोनी की पूरी, और विद इन मंथ्स आपको उसके लिए 50, 60, 100 करोड़ रुपए मिल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी सत्ता का दुरुपयोग तो है। या तो इस बात को वो स्वीकार कर लेंगे, भाई व्यवस्था में ये खामियां थी। अब वो बड़े जिम्मेदार पद पर है राहुल जी, एलओपी पर हैं। देश के एलओपी, भारत का एलओपी बहुत महत्वपूर्ण पद है।
उनको थोड़ी जिम्मेदारी से का ध्यान रखना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कहीं इस बात को कह सकते हैं राजनीतिक विरोधी के रूप में कि देखिए भारत की व्यवस्था में इस तरीके के लूप होल्स हैं और सब करते हैं, हम कर रहे हैं, तो हाँ भी ठीक है। लेकिन आप केवल इसके लिए कहें कि नहीं साहब ये केवल हमारे राजनीतिक विरोध के लिए हो रहा है, ये अनुचित है, गलत तो गलत है, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, आपको लगता है कि ये, तो आप उसके रिवोकेशन के लिए चले जाइए ना कोर्ट में। किसने मना किया है आपको? आप एक छोटी सी संपत्ति, एक छोटी से धन के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट को ऑफर का एक पूरा वो तैयार करते हैं और उसके बाद उस 2 महीने 3 महीने के अंदर 50-60 करोड़ रुपए की आपके पास रकम आ जाती है। रकम आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपया है। अरे साहब 58 करोड़ पे आज की डेट में जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो तो कमीशन कितना देता है, जरा ये पता कर लीजिए। वाकई बहुत सारे सवाल हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज की कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो कि बड़ा सेंसिटिव है और इतना बड़ा अगर आरोप लगे हैं, कई लोगों के नाम आना बाकी हैं, और ऐसे में अगर ये बयानबाजी हो रही है तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। जिंदल साहब आपके पास आता हूं, टेक्निकल सवाल, दर्शकों को जरा ये बताइए कितना महत्वपूर्ण ये केस है पूरा, और ऐसे समय में राहुल गांधी का इस तरह से ये आरोप लगाना कि भाई उनको परेशान किया जा रहा है। अरे एक एक चीज क्लियर है, डीएलएफ जो है उससे भी बातचीत हुई है, अभी टेक्निकल कहां ये फंसता नजर आ रहा है केस, अभी कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को चार्जशीट दाखिल होने के बाद? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो बयान है बहुत बेतुका, और फिर वही बात जो बार बार देशवासी कहते हैं कि राहुल गांधी सचमुच में कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है कि रॉबर्ट वाड्रा को इस केस में जो अब आरोपी बनाया गया है वो चार्जशीट फाइल करते समय बनाया गया है। इसका मतलब यह है कानूनी रूप में कि चार्जशीट फाइल तब होती है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है, और जो अपराधी होता है उसके खिलाफ कुछ अपराध जो है या कुछ ऐसी साक्ष्य मिलते हैं जिससे उसको चार्जशीटेड किया जाए, और उसके बाद का काम कोर्ट के पास जाता है। अब ये चार्जशीट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के तहत उसको चार्जशीट किया, और चार्जशीट जो है वो पुलिस कोर्ट में सबमिट की गई है। इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट इस केस में जो लैंड डील हरियाणा की है उसके अंदर उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, इसीलिए उसको चार्जशीट किया गया है। और अगर चार्जशीट करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो जब आर्गुमेंट होगा चार्ज के ऊपर तो रॉबर्ट वाड्रा फिर बरी हो जाएंगे। इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखिए ईडी ने अपनी जांच करी, जांच के बाद ये चार्जशीट फाइल, और ऐसा अमूमन नहीं होता है। मतलब 99% केसेस के अंदर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हो उसको चार्जशीट नहीं किया जाता। चार्जशीट जब फाइल होती है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करता है। एक प्रोसेस है कि कोर्ट जब चार्जशीट फाइल होती है, अगर उसमें कोई गलत चीज है, किसी को गलत आरोपी बना दिया गया है या कोई गलत चीज है, तो पुलिस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कोर्ट को आर्गुमेंट से पहले भी। तो मेरा मानना यही है कि ईडी ने जो रॉबर्ट वाड्रा को इसमें आरोपी बनाया है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य मिलने के बाद ही उसको आरोपी बनाया गया, और चार्जशीट ठीक है, सिर्फ ये मामला यहाँ पे ठीक है सर, ये टेक्निकल चीज आपने बता दी है। वत्स साहब, सवाल अब ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं आपकी पार्टी उनको और उनके परिवार को परेशान कर रही है। सर जरा क्यों परेशान किया जा रहा है, और ये आरोप कितना बुनियादी है या बेबुनियादी है, जो भी है जरा क्लियर कर दीजिए आज आलोक भट्ट साहब। देखिए विकास जी दादा, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के रजीम में उनके नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए, हाँ, बड़े बड़े स्कैम्स हुए जी, उनको गिनाना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि देश उससे वाकिफ है। लेकिन आज अगर वहां पर चार्जशीट फाइल हुई है और ये इतने ईमानदार अधिकारी अशोक खेमका, शायद जो हिंदुस्तान के 4-5 IAS ऑफिसर हों जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें अशोक खेमका जी का भी नाम आता है। बेशक उन्होंने इसकी म्यूटेशन कैंसिल कर दी थी। उसके बाद के लिए परमिट किया गया, उसके बाद इसकी सेल परचेज हुई। उस सब कोई खरीदता है तो उसमें कभी कभी बहुत बड़े मुनाफे होते हैं, लेकिन जब इनकी चार्जशीट फाइल हो गई है तो चार्जशीट फाइल करने का मतलब है कि पुलिस को पुख्ता सबूत है
जिसके आधार पर उसने चार्जशीट फाइल की है। हाँ। अब ये मामला कोर्ट में चला हम्म। तो अपने हाँ। क्या फैसला आता है उसके लिए ठीक है। सर आपकी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास बहुत जल्दी लौटूंगा, टीम से कहूंगा एक बार अगर फिर हम रिकनेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। विश्वनाथ जी, सवाल इतना सा है कि जब कोई केस चल रहा है और उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है तो फिर आप सवाल तो आप पे खड़ा होता है कि आप जिस संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं उसी संवैधानिक दायरे में रहकर जो केस है आप फिर पूरे जुडिशरी सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और बीजेपी से आप अगर ये कह रहे हैं कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो उस पूरी इंडिपेंडेंट जो पूरी शाखा है उस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी विकास जी, देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक कमिटेड जुडिशरी की बात कर, कमिटेड मीन्स सरकार का समर्थन करने वाली जुडिशरी। तो इनकी मानसिकता में ये कह सकते हैं कि क्योंकि विचारधारा में जो उनके टॉप लीडरशिप पहले की पुरानी रही है, उनकी विचारधारा में ऐसा शब्द रहा है जहां उन्हें कमिटेड जुडिशरी की जरूरत महसूस होती थी, तो वो इस तरीके के आरोप लगा सकते। ठीक है। जब राहुल जी एक एलओपी के महत्वपूर्ण पद पर होते हुए इस तरीके की हल्की बातें करते हैं तो मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व पे सवालिया निशान उठते हैं। एक बड़ा प्रश्न है, 2008 की लैंड डील होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर जो अशोक खेमका जी उसको टर्मिनेट कर देते हैं, वो जो म्यूटेशन होता है वो रद्द कर देते हैं, यानी जो जमीन का स्थानांतरण था सरकार जीजा जी के हाथ से कंपनी को ट्रांसफर, डीएलएफ को ट्रांसफर किया गया था उसको रद्द करने के बाद अब इसके बाद भी पार्टी को लगता है, कांग्रेस को यह लगता है कि इतने के बाद भी अगर उनका नुकसान ठीक है साजिश हो रही है या बीजेपी सरकार उनके खिलाफ जबरदस्ती कर रही है तो मुझे लगता है ये गलत। ठीक है दादा, लौट रहा हूं आपके पास। रतन तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस पार्टी से, बहुत देर हो गई आते आते, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहला सवाल कि आपके आज राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को उनके परिवार को कई सालों से बीजेपी परेशान कर रही है। इस केस का हवाला देते हुए उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, कैसे परेशान किया जा रहा है, क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं? तिवारी साहब आपकी बारी। देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूं। जी नमस्कार भाई। और मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार राहुल गांधी जी को ईडी सीबीआई द्वारा घंटों तक बैठा के उनसे पूछताछ की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से की गई, श्रीमती सोनिया गांधी से की गई, और किस लिए की गई ये सबको पता है। ये वो कंपनी हमारी कांग्रेस की थी, हमारी कांग्रेस की बात थी, हमारा अंदर का मामला था। उसके बाद किसके इशारे पे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। अभी विकास जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जनता आज कह रही है कि यही नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के भोपाल से अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे। मात्र 24 घंटे में अजीत पवार एनडीए के साथ चले गए, सारी जांच बंद हो गई, उन्हें क्लीन चिट मिल गया। छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, प्रताप सरनाइक हो, नारायण राणे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, भावना गौली, तमाम बहुत सारे नेता हैं। आप असम में चले जाइए, असम के मुख्यमंत्री, और आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, तमाम बहुत सारे नेता हैं जो ईडी सीबीआई के दायरे में थे, लेकिन वो भाजपा के साथ चले गए, उनकी जांच बंद हो गई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है। आप लगातार रतन भाई ये तो हो गई, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो भी हुई वो सियासत की बात हो गई। अब थोड़ा जुडिशरी के तहत समझ लेते हैं इस पूरे केस को, सभी को स्क्रीन पर ले आइए। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी भी केस में चार्जशीट दाखिल हो रही है तो इसका मतलब क्या सिर्फ उस केस को राजनीति से प्रेरित समझा जाए या वाकई कुछ उस केस में है तब चार्जशीट दाखिल होती है? जी सवाल मुझसे? जी आप ही से सर, बोलिए। नहीं देखिए विकास जी, हरियाणा की सरकार ने कुछ साल पहले श्री रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी थी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका न्यूज भी कह रहा था, ये सारे अखबार चैनल कह रहे थे। लेकिन
आज अगर कोई घटना घटी है, ऐसे मामले सामने आए हैं, ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि किसी बिजनेसमैन को क्योंकि इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी से कनेक्शन है, गांधी परिवार से कनेक्शन है, इसके लिए उनको परेशान किया जा रहा है। उनको पता है कि अगर हम उनको घेरेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर थोड़ा ढीलापन आएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिहार चुनाव आ रहा है, बिहार हो चाहे महानगर पालिका हो। रतन भाई आप मान रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पे अगर इस तरह का केस ईडी चला रही है और उसमें अगर चार्जशीट दाखिल हो जाए तो इससे बहुत बड़ा फर्क बिहार चुनावों में आ जाएगा? ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं आएगा? देखिए विकास जी मैं आपको बता रहा हूं, यही रॉबर्ट वाड्रा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पे आके कहेंगे कि नहीं वो ईमानदार है, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे इंसान है, गलत जगह थे अब सही जगह आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को जितना ये परेशान करेंगे कांग्रेस अब इस पर देखिए विनीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अधिवक्ता हैं और वो बड़ी एडवोकेट के तौर पर तकनीकी चीज जो है वो बताते हैं। आप जरा वो सवाल कुछ कर रहे हैं, आप सवाल ले लेता हूं मैं। जी विनीत साहब बोलिए। जी विकास भाई, सबसे पहले तो दो चीजों के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, सवाल नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन। बोलिए। आपसे कोई चीज गलत नहीं जानी चाहिए जी। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। अरे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जांच के लिए क्यों बुला लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच के लिए क्यों बुला लिया, सवाल क्यों पूछे गए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जांच होने दीजिए। अरे भाई, जब जांच के लिए ऊपर ही आप सवाल खड़े करते रहोगे और फिर कहोगे कि जांच होने दीजिए, बड़ा अजीब सा मजाक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कहना, ये नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे थे कि इंटरनल मामला था, घर का मामला था, तो वो बाहर क्यों आ गया। अरे भाई, अगर आप घोटाला करोगे घर के अंदर, पब्लिक मनी जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पब्लिक मनी की प्रॉपर्टी थी। आप अगर उसको गलत तरीके सुनिए अजीत पवार का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? अगर आप उसको गलत तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे थे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को जेल में डालने का काम होगी। उसके ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे चक्की पिसिंग। तो चक्की पिसिंग और 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कोर्ट में जाइए और जवाब दीजिए। क्या जरूरत है आपको यहाँ बैठ के ये बातें करने की? कोर्ट में मामला है, प्रवचन दे रहे हैं, फाइल हो गई भाई, ज्ञान बांट रहे हैं। अजीत, और अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो एक भी मामले में क्लीन चिट नहीं मिली। आप बता दीजिए। इस पे मैं जवाब ले लूंगा। जिंदल साहब लौटूंगा आपके पास। भट्ट साहब, अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी इस तरह से ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और राहुल गांधी और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। वत्स साहब, इस पर जरा क्लियरेंस दे दीजिए अपना। देखिए, इनकी बातों में खुद ही विरोधाभास है। इन्होंने खुद कहा कि जांच होने दीजिए, जांच को आगे बढ़ने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर शांत रहें, लेट द ये अगर उंगली उठाते हैं और कुछ ऐसी अनर्गल बातें बोलते हैं तो ये जुडिशियरी पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ। ये पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहे हैं। अगर इनके साथ भी कोई हादसा हो जाए, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो FIR पर पुलिस स्टेशन में ही जाके दर्ज कराएंगे। अगर वहां से इसकी कोई जांच निकलेगी को भी कर रहे थे, सही है गलत है, देखिए बीच में मत बोलिए, तो उसका फैसला वहां से होने दीजिए। आप जुडिशियरी पे उंगली मत उठाइए, आप इसका नारायण राणे आपके साथ हैं, छगन भुजबल आपके साथ है, अजीत पवार आपके साथ है, प्रफुल्ल पटेल आपके साथ है, भावना गौरी आपके साथ है, संजय मुंडे आपके साथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा आपके साथ है, शुभेंदु अधिकारी आपके साथ है। सारे ईडी और सारे सीबीआई के जो दायरे में थे, सारा भ्रष्टाचारी, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, वो सारे लोग आपके साथ हैं। डिस्कशन कर सकते हैं। और इसमें क्या शक है कि हुड्डा साहब ने वहां पर गलत ढंग से जमीन आवंटित किया? इसमें भी तो कोई शक नहीं है। हुड्डा साहब कोई दूध के धुले तो है नहीं, उनके ऊपर भी बहुत से मामले चल रहे हैं। तो आप ऐसी बातों पर धैर्य क्यों खो देते हैं और दूसरी बातों को क्यों जाते हैं जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है? अगर मान लीजिए 70,000 करोड़ का अगर अजीत पवार घोटालेबाज है, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा 5,000 करोड़ के घोटालेबाज है तो बराबर हो जाएगा? क्या उसको मान लिया जाएगा कि हाँ जी वो भी घोटालेबाज है तो मैं भी घोटाले कर लूंगा? शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी जी के राज में हेमंत बिस्वा शर्मा आपके साथ है, भारत ने पैसे को दुरुपयोग किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये प्लान उन्होंने ले रखा है और इसी के तहत थे तो भ्रष्टाचारी थे आपके साथ हो गए, ईमानदार कैसे हो गए? आप ये बता दीजिए बस। और आप इसमें अनर्गल बातें मत कहिए, उनको सारे भ्रष्टाचारी ईमानदार कैसे हो गए? करोड़ 50 लाख में 2,000 करोड़ की संपत्ति 50,000 करोड़ की बात मत बताइए, आपसे बिना बता दीजिए
सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ जाने के बाद ईमानदारी आपकी बकौती है क्या नेशनल हेराल्ड पे? नहीं, आप नेशनल रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के सदस्य हैं, इसके लिए आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। की चीज थी, ये सच्चाई है। किचन में पका रहे थे नेशनल हेराल्ड या पब्लिक डोमेन में थे? नाम गिना दूं कितने भ्रष्टाचारी हैं जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। विश्वनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछता हूं सर। आज मैं हरियाणा में किसी जगह पे जाऊं जो कि एनसीआर के आसपास का इलाका है, वहां एक जमीन खरीदूं सर, और जमीन खरीदने के बाद कुछ महीनों में वो 700% उसकी कीमत बढ़ जाए, अपने आप में संदेहात्मक प्रश्न इस पर खड़ा नहीं होगा सर? और उसका मतलब आप सोच रहे हैं 700% कीमत अगर मिले, अब इस पर कोई सवाल हो रहा है, तो इसको राजनीति से प्रेरित कैसे रतन भाई बता रहे हैं? जरा आपकी सर क्या समझ है और आप इस केस को कैसे ऑब्जर्व अब तक कर पाए? देखिए विकास जी, अगर किसी जमीन का मैं रतन भाई को ये बताना चाहता हूं कर दिया जाएगा कि रतन भाई को एक बात समझनी चाहिए। जी विश्वनाथ जी, बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूं सभी के पास। जी विश्वनाथ जी, शुरुआत में उन्हें भी मालूम है कि जीजा जी का नाम, रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरोगेशन जब फाइनली उनका इन्वॉल्वमेंट आया तब उनका नाम चार्जशीट में फाइल किया गया। यानी बहुत क्लियर कट उनके खिलाफ सबूत मिले, इसलिए उनका नाम शामिल किया गया। अब आप चाहते ये हैं व्यक्ति 1 लाख रुपया जेब में रखे, उसके बाद 8-10 करोड़ की जमीन का सौदा कर ले और 2 महीने में उसका अचानक उस पर एप्रिसिएशन मिलता है। इसी चीज पर मेरा सवाल था। मैं आपके पास लौट रहा हूं। जीजा बेकसूर हैं या नहीं हैं, इसी पर सवाल है। जी विश्वनाथ जी, आप पूरी बात कर लीजिए अपनी। जी विकास जी, देखिए सवाल ये उठता है कि जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है, ऐसा बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि वो एक कंपनी बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी। वो एक डमी कंपनी क्रिएट की गई थी जस्ट टू मिंट मनी। धन बनाने के लिए उस कंपनी का निर्माण किया गया। अब उसी कंपनी को जो परमिशन मिल गई थी कॉलोनी बनाने की, वो भी ट्रांसफर हो जाती है 2012 में डीएलएफ को। यानी उनको केवल एक डमी कंपनी के रूप में रखा गया ताकि वो पैसे का जो ट्रांसफर है वो इजी हो जाए। 1 लाख रुपए खर्च करके आप 7.5 करोड़ का डील कर सकते हैं क्या? उससे ज्यादा कमीशन हो जाता है भाई साहब। आज की रेट में मार्केट में तो उतरिए जी। अब रतन जी को ये समझना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये बात वो आप ये बलाक कहे कि बहुत लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं इसलिए हमको भी मत छूइए, ये मुझे लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है। कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये बात कहना नहीं चाहिए। हाँ, आपके केस में अगर गलत हो रहा है तो उसको जस्टिफाई करिए, बोलिए ये गलत है। लेकिन अगर एक्शन ठीक हो रहा है तो आप ही का वाक्य है कि कानून पूरा का राज पूरा होने दीजिए, पूरी प्रक्रिया पूरी होने दीजिए और उसके बाद रतन भाई जवाब दे दीजिए। मैं तो विश्वनाथ मिश्रा जी को बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि यही अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर आया होता तो विश्वनाथ मिश्रा जी बड़ी सफाई से कहते, अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने नेताओं को ही फंसा रही है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा है, गांधी परिवार के सदस्य हैं, इसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह मिश्रा जी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी मैं आपको बता दूं कि नहीं, अगर वो गांधी परिवार के सदस्य हैं तो क्या ये सर्टिफिकेट दे देता है कि उनके खिलाफ केस नहीं चलना चाहिए? रतन भाई, अरे विकास जी मैं तो कह रहा हूं वो खुद गलत नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी एजेंसियां, गांधी परिवार हो चाहे प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, उनको पूरी तरीके से दुर्बेन लेके उनके पीछे लगे रहते हैं कि कहीं गलत पा जाए उनको हम अंदर डाल दें। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि नहीं कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने का मैं काम करूंगा। तो रॉबर्ट वाड्रा जी बिल्कुल गलती नहीं करेंगे और यह लोग जानबूझ के उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव और आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं, उसको लेके कि प्रियंका गांधी को कैसे बांधा जाए, कैसे प्रियंका गांधी को रोका जाए, कैसे राहुल गांधी जी का अच्छा फिर ये बताइए कि आज तक प्रियंका गांधी कभी इस केस में खुलकर आई नहीं। जिस तरह से वो जय फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का झोला तक टाल सकती हैं, तो कम से कम अपने पति के लिए ये सफाई तो दे ही सकती हैं।
विकास जी देखिए, आप एक बड़े चैनल के एंकर हैं, मैं आपका बड़ा इज्जत करता हूं जी। लेकिन फिलिस्तीन का जो बैग था वो सदन में जो प्रियंका गांधी को दिखाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों द्वारा एडिट करके दिखाया गया था। वो बिल्कुल उसे वो सत्य नहीं था। नहीं सर, और फिर मैं ऐसे आपको ऐसे बता तो कितने ट्वीट में बता दूंगा कि जो फिलिस्तीन के समर्थन में हुए हैं, जब हिंदुओं की नहीं, बांग्लादेश समर्थन में की हुई तब नहीं था, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मैं भी आज किसी दूसरे केस पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन विनीत जिंदल साहब अभी जो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा केस, और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरह से परेशान किया गया, क्या वाकई ये परेशान करने वाली स्कीम्स चल रही हैं जो अभी रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो रहा है? जिंदल साहब आप जरा टेक्निकल बताइए। विकास भाई देखिए, ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो किस तरीके से बात कह रहे हैं। ये कारण वही है फिर से कि देखिए, चार्जशीट जो फाइल होती है वो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद होती है। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से आपको परेशान किया जाए। अरे भाई, जब आप सत्ता में थे तब आपको ये लगता क्या है? आप तो यही समझते हैं कि हिंदुस्तान का मालिक कौन है? गांधी परिवार। हिंदुस्तान में जो होगा चाहे आप जो मर्जी कीजिए। ये तो इन्होंने तो ये तक कह दिया कि नेशनल हेराल्ड में जो कुछ हुआ वो तो हमारा घर का मामला था, हमारा घर का मामला था। विनीत जी, अब मैं समझ गया, मैं पूरी तरीके से समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पैनल पे मेरी लड़ाई हो रही है। अब मैं समझ गया, अब मैं पूरी तरीके से समझ गया, ये पैनल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है। थोड़ा रुकिए। नहीं, मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। थोड़ा शांति। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उठ के सीधे चैनल में बैठ जाएंगे। नहीं, ये समझ हम जनता पे छोड़ देते हैं सर, कौन किसके लिए काम कर रहा है ये समझ जनता पे छोड़ते हैं ना। शांति रखनी चाहिए जी। आप प्रवक्ता है, इतनी समझ तो होगी। तो देखिए, बड़ा सिंपल। राहुल गांधी जी की सदस्यता कैसे गई थी, विकास फिर कैसे वो बहाल हो गए? अरे फिर आपको मौका मिला, मैंने बोला आपके बीच में, क्या कैसे प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के भाई साहब? चलिए नहीं बोल रहे हैं, बोलिए जिंदल साहब जल्दी से, बहुत जल्दी। देखिए विकास भाई, बड़ा सिंपल सा है। रॉबर्ट वाड्रा का जो ये मामला है, ये मामला चार्जशीट फाइल की गई है, और चार्जशीट तब फाइल की जाती है जब किसी के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। चार्जशीट आंखें बंद करके फाइल नहीं की जाती। कोर्ट चार्जशीट को जब एक्सेप्ट करता है, उसका एक प्रोसेस है। अगर उसमें कोई कमी होगी तो चार्जशीट फाइल ही नहीं हो सकती। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चार्जशीट फाइल की गई है, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा। आलोक बट साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अब इसके सहारे वो कितने नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से केस गिना रहे हैं, वो अब आपकी समझ पे मैं छोड़ रहा हूं। इस सवाल का बुनियादी जवाब दीजिए साहब, आलोक बट साहब। देखिए, इन्होंने अभी कहा, कुछ लोगों के नाम गिनाए और ये कहा कि उनके खिलाफ केस बंद हो गया है। ये जरा मुझे वो कॉपी दिखाएं जिसमें वो केस बंद हो गया है। किसी के खिलाफ केस बंद नहीं हुआ है। अपनी प्रक्रिया से सब केस चालू है। आज हम 2014 में सरकार में आए थे, आज 2025 में रॉबर्ट वाड्रा का मामला खुल रहा है। अगर हमारे पास 2014 में ही ये अस्त्र आ जाता तो क्या हम उसको 2014 में ही इस्तेमाल नहीं कर लेते? भारतीय जो प्रक्रिया है कोर्टों की, वो थोड़ी धीमी गति, मंथर गति से चलती है। ये बात सबको सदविदित है। और कितने केसेस लंबित हैं और कितने जजेज हैं, ये भी मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता और विनीत जिंदल जी एडवोकेट इस बात की पुष्टि कर देंगे। तो अगर वो प्रक्रिया में आया है, चार्जशीटेड हुए हैं, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। आपको क्यों इसमें अपना वक्तव्य देना है? आपके वक्तव्य से क्या कोर्ट की रूलिंग बदल जाएगी? अगर आप कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, अब कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया, तो आपकी बात लोग मानेंगे या कोर्ट की बात मानेंगे? तो जो प्रक्रिया है उसको चलने दीजिए, उसमें सहयोग कीजिए, दिखाइए, अपने कागज दीजिए कि हाँ जी मैं निर्दोष हूं। पर आलोक बट साहब, जो पूरी प्रक्रिया पर कहें कि ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रभावित और बीजेपी के अंडर में हो रही है, तो आपको लगता है वो प्रोसेस मानेंगे? क्या कोर्ट सारे बीजेपी के अंडर में है? रतन भाई तो यही कह रहे हैं। के खिलाफ फैसले नहीं दिए हैं। हाँ। बोर्ड को स्टे कर दिया कोर्ट ने। ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ फैसले नहीं दिए हैं कोर्ट ने। अगर हमारी कोर्ट होती, हमने अगर जैसा इनके हिसाब से ईवीएम हैक कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, तो हमको तो 303 था, इस बार 340 होना चाहिए था। हम 240 पे आगे क्यों सिमट गए?
ये भी तो जवाब देंगे। और कर्नाटक में इनकी सरकार कैसे बन गई? 240 इसलिए आप सिमट गए क्योंकि आपने 400 का सपना देखा था आलोक जी। अगर सब कुछ है कि था। ठीक है, चलिए दोनों के पास लौट रहा हूं। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं जानता हूं आप इस पर जरूर बोलेंगे। और आखिरी एक, अब जो राजनीतिक सवाल की बात हुई थी, मैं पूछ ही लेता हूं। क्या इस केस पर अभी जो चार्जशीट दाखिल हुई, जो उनको बुलाया जा रहा है, राहुल गांधी का ट्वीट, इससे क्या वाकई बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? विश्वनाथ दादा। देखिए विकास जी, चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज की डेट में जनता इतनी समझदार है, वो जानती है पार्टियों को उनके निजकृत कर्मों का प्रतिफल देना जानती है। थोड़ा बहुत डाइवर्शन जरूर हो जाता है, आप कहीं माहौल बना दे, कोई खेल कर जाए, लास्ट मोमेंट पर एक माहौल क्रिएट कर ले, वो ये विषय अलग है, वो राजनीतिक रूप से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बेशक। लेकिन सामान्य रूप से आदमी, हर जनता बहुत समझदार है, वो जानती है, वो बहुत लगातार ऑब्जर्व करती है कौन सा दल क्या कर रहा है, किस तरीके से उसका क्या परफॉर्मेंस है। अब रही बात इससे पहले जो हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, रतन जी ने कहा कि सब ये सब बीजेपी के लोग हैं और जुडिशरी में भी हैं, तो मुझे लगता है याद दिला दूं, इंदिरा गांधी के रेजिम में एक टर्म यूज हुई थी, कमिटेड जुडिशरी। भूल गए हो शायद आप याद करिएगा, आज जाइएगा ठीक से उसको पढ़िएगा जरा था कि कमिटेड जुडिशरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इंदिरा गांधी के रेजिम में। तो एक पार्टी उस परंपरा का निर्वहन करने वाली पार्टी हो, हम दबाव नहीं बनाते थे मिश्रा जी। उस समय चुनाव आयोग के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता था, न तो पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता था। फिर सवाल तो ये भी हो जाएगा कि जिस अधिकारी ने अगर इस केस पे उठा दिया हो तो उसको ट्रांसफर और उसको सस्पेंड भी हो जाते थे। जरा ये भी बता दीजिए विश्वनाथ जी। क्योंकि नहीं, सीबीआई के लिए तोता शब्द 77 में सरकार गई थी तो 80 में सरकार आ भी गई कहा था। जिस तेजी से गई थी उसी तेजी से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी मिश्रा जी। क्यों कांग्रेस की अगर पूरी गाथा खुलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। चुनाव का समय वो छोड़ दीजिए, इस मुद्दे पर नहीं तो बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीजों पे नहीं, बजाय बल्कि एक सिंगल स्टैंड रखिए। ठीक है दादा, लौट रहा हूं, मेरे पास समय बहुत कम है। जिंदल साहब, आखिरी 10 सेकंड में आपको दे पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल बता दीजिए आज के बाद अब इस केस में आगे क्या होगा, क्या क्या टेक्निकल रूप से हो सकता है। जिंदल साहब। देखिए विकास भाई, अब चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो चार्जशीट कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और उसमें अगर कोई कमी लगती है या कोई खामी लगती है तो कोर्ट आईओ को, ईडी को कह सकता है कि भाई आप इसमें ये चीजों को दोबारा से देखिए और इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अगर एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद जो प्रोसेस है सम्मन इशू करने की, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सम्मन इशू किया जाएगा और कोर्ट में अपीयरेंसेस होंगी। तो बेसिकली अब ये मैटर जो है वो ट्रायल पे आ गया है, मतलब कि कोर्ट जो है, चलिए ट्रायल यानी अब यहां से शुरू हो गया है। विश्वनाथ जी आपका, रतन जी, आलोक वत्स साहब और विनीत जिंदल साहब, चारों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज चार्जशीट दाखिल कर ली गई है, अब आगे इस केस में किस तरह से सुनवाई होगी, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, और रतन भाई जो कह रहे थे कि चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, ये विवेक और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। जवाब तो चाहिए में आज इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।